हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं सी लैंग्वेज का एमसीक्यू। इसका पार्ट नंबर 1। ओके चलेगा। हु इन्वेंटेड सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज आपका इन्वेंशन किसने किया था? आपके ऑप्शन है चार्ल्स बैबेज, ग्राहम बेल, डेनिस रिची, स्टीव जॉब्स। तो आपका जो सी लैंग्वेज है वो अपने डेनिस रिची ने 1972 में इन्वेंट किया था। तो आपका ऑप्शन है सी। सी लैंग्वेज इज सक्सेसर टू विच लैंग्वेज? सी लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज के बाद इन्वेंट हुआ था? ऑप्शन ए फॉर्चून, डी लैंग्वेज, बेसिक और बी लैंग्वेज। सबसे पहले फॉर्चून आया था, उसके बाद बी लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज आया और बाद में बी लैंग्वेज और बी के बाद सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज आपका बी लैंग्वेज के बाद आया था। तो ऑप्शन है डी। लो लेवल लैंग्वेज इज, लो लेवल लैंग्वेज यानी कि क्या होता है? ह्यूमन रीडेबल लाइक लैंग्वेज, लैंग्वेज विथ बिग प्रोग्राम साइज, लैंग्वेज विथ स्मॉल प्रोग्राम साइज, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड रीडेबिलिटी इज क्वेश्चनेबल। तो आपका जो आंसर है वो है डी, क्योंकि जो लो लेवल लैंग्वेज होता है वो आपका समझने के लिए और रीड करने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए नॉर्मली जो भी लैंग्वेजेस है वो हाई लेवल लैंग्वेज या मिडिल लेवल लैंग्वेज के होते हैं, तो उसका कन्वर्जन लैंग्वेज का जो कंपाइलर होता है वो लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है। तो आपका ऑप्शन है डी। हाई लेवल लैंग्वेज इज अ human readable like language, language with small program size, language with big program size, language which is difficult to understand and not human readable। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो ह्यूमन रीडेबल लाइक लैंग्वेज होता है। जैसे हम बात करते हैं हाय, हेलो, वेलकम, तो इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बात करते हैं। तो आंसर है ऑप्शन ए। विच प्रोग्राम आउटपुट हेलो वर्ल्ड? हेलो वर्ल्ड ये मुझे आउटपुट चाहिए, तो ये कौन सा प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करके देगा? हेलो वर्ल्ड ये मुझे शो करना है। आपको पता है शो करना है तो मुझे प्रिंटफ का फॉर्मेट लगता है। तो प्रिंटफ के लिए ऑप्शन बी और सी है, लेकिन सी ऑप्शन में सिर्फ प्रिंट है। प्रिंट ऐसे कोई भी कमांड नहीं होता है, आपका कमांड होता है प्रिंट एफ। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी। C is dot 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 type of programming language, object oriented, procedural, bit level language, functional language। तो C जो होता है वो आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। प्रोसीजर ओरिएंटेड यानी कि आपका जो भी प्रोग्राम है वो टॉप टू बॉटम यानी कि सिक्वेंशियल फ्लो में काम करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि यहाँ पर क्लास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट होता है। बिट लेवल यानी कि 0 1 लेवल पे जो लैंग्वेज होता है उसको बिट लेवल बात किया जाता है, और फंक्शनल जिसमें फंक्शंस होते हैं। तो ऑप्शन है बी। व्हाट इज द प्रेजेंट सी लैंग्वेज स्टैंडर्ड? अभी करंटली कौन सा स्टैंडर्ड चल रहा है सी लैंग्वेज का? तो अभी जो करंट है वो आपका C11 ISO IEC 9899:2011। ये जो वर्जन है ये आपका सी लैंग्वेज का करंट काम कर रहा है। What are the new features of C11 और ISO IEC 9899:2011 स्टैंडर्ड? ये जो वर्जन है इसके करंट न्यू फीचर कौन से हैं? टाइप जेनरिक मैक्रो, स्टैटिक, मल्टी थ्रेडिंग, एनोमस यूनियंस, क्विक एग्जिट, बाउंड चेकिंग इंटरफेस, एनोमस स्ट्रक्चर या फिर सारे। तो ये जो सारे ऑप्शन है ये सारे आपके सी का जो करंट वर्जन है 2011 का वो सारे ऑप्शन को सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन है डी। सी लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड इन विच लैबोरेटरी? अभी हमने देखा सी लैंग्वेज जो है वो आपका डेनिस रिची ने इन्वेंट किया था, और वो जो लैंग्वेज है वो आपका AT&T बेल लैब यानी कि ऑप्शन सी अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ बेल लैबोरेटरीज, यहाँ पर आपका सी लैंग्वेज इन्वेंट हुआ था।
BPCL language is also called C language, B language, D language या फिर none। तो BPCL ये जो लैंग्वेज है ये अलग ही लैंग्वेज है, तो आपका ऑप्शन है नन। बी लैंग्वेज बाद में आया था, पहले BPCL आया था और उसके बाद बी लैंग्वेज आया था। सी लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड टू डेवलप विच ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सी लैंग्वेज था डेनिस रिचे ने इन्वेंट किया था AT&T बेल लैब 1972 में, और उसने ये जो लैंग्वेज है ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को उसको इन्वेंट करना था, उसको डेवलप करना था, उसलिए उन्होंने सी लैंग्वेज का इन्वेंशन क्रिएट किया। सी लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड इन ईयर। सी लैंग्वेज डेनिस रिचे ने AT&T बेल लैब 1972 में इन्वेंट किया था। C language is used in development of database, graphics application, word processor या फिर all of these। तो जो C लैंग्वेज है उससे हम डेटाबेस प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या फिर ग्राफिक्स के प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या फिर वर्ड प्रोसेसर के जो एप्लीकेशन है उसको भी मैं डेवलप कर सकता हूँ। तो आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। सी लैंग्वेज बहुत ही इफिशिएंट है और हार्डवेयर रिसोर्स को वो अच्छी तरह से प्रोसेस कर सकता है, इसलिए सी लैंग्वेज से मैं सारे प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ। अ सी प्रोग्राम इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स, ऑल ऑफ द अबव। सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जैसे आपने मेन फंक्शन देखा, प्रिंटफ फंक्शन देखा, स्कैनफ फंक्शन देखा, और वेरिएबल्स होते हैं जिसमें आप वैल्यू सेव कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज में सारे कंसेप्ट है, स्टेटमेंट है, फंक्शन है, वेरिएबल है, तो आपका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। चूज करेक्ट आंसर। हैश इंक्लूड stadio.h main curly bracket open close multi-line comments, this line is ignored by compiler, printf hello c डॉट डॉट। ये आपके पास प्रोग्राम है, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? हैश इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, stadio.h is a header file with predefined functions like printf, scanf. Okay, C option, hash include main is a mandatory function to be included in every C program। हाँ भाई, मेन फंक्शन तो ईच प्रोग्राम में होना चाहिए, ये भी ऑप्शन बराबर है। stadio.h ये हेडर फाइल है जो printf, scanf को सपोर्ट करता है। हैश इंक्लूड को हम प्रोसेसर बात करते हैं, यानी कि सारे ऑप्शन मुझे परफेक्ट दिख रहे हैं, यानी कि आपका आंसर आता है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। करेक्ट वे ऑफ कमेंटिंग अ सिंगल लाइन इज। अगर मुझे सी लैंग्वेज में सिंगल लाइन को कमेंट करना है, कमेंट का मतलब है उस लाइन का काम मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना है, कंपाइलर उस लाइन को चेक नहीं करेगा। अगर सिंगल लाइन को चेक करना है तो आपको 2 बार स्लैश देना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन बी है उसमें 2 बार मैंने स्लैश दिया है, तो यहाँ पर ये लाइन जो है ये कमेंट हो जाएगा, सेकंड लाइन पे ही मैं सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। यहाँ पर स्लैश स्टार है तो ये नॉर्मली 2 लाइन, मल्टीपल लाइन को कमेंट करने के लिए यूज होता है और इसको क्लोज भी करना होता है। जैसे ऑप्शन सी में आपने स्टार्ट भी किया है और एंडिंग में क्लोज भी किया है, लेकिन ये मल्टी लाइन के लिए काम हो रहा है और सिंगल स्लैश कुछ भी काम करने होता है, वो डिवाइड का कंसेप्ट हो गया। तो ऑप्शन बी ये आपका परफेक्ट आंसर है। सिंगल लाइन कमेंट्स इज आल्सो कॉल्ड C++ स्टाइल कमेंट्स, जावा स्टाइल कमेंट्स, PHP स्टाइल कमेंट्स, ऑल ऑफ द अब। तो जो स्लैश होता है 2 बार स्लैश सिंगल लाइन कमेंट, ये आप C++ में यूज़ कर सकते हो, जावा में यूज़ कर सकते हो या PHP में यूज़ कर सकते हो, यानी कि सारी जगह पर आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि आपका आंसर है ऑप्शन डी। व्हाट इज एन आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज?
name of function or variable, name of macro, name of structure और union all of the above। आइडेंटिफायर यानी कि किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, तो नॉर्मली हम जो आइडेंटिफाई होता है, जो फंक्शन का नाम है या वेरिएबल का नाम है, उससे हम उस वेरिएबल को या फंक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर मैक्रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर स्ट्रक्चर या यूनियन को भी उस नाम से हम उस जो नाम दिया है उससे हम स्ट्रक्चर यूनियन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि आपका आंसर है ऑप्शन डी। जैसे यहाँ पर अगर मैंने बात करता हूँ INT एज इक्वल टू 25, तो 25 क्या कर रहा है, एज क्या कर रहा है, 25 को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो 25 ये जो वेरिएबल का नाम है, इसको भी हम आइडेंटिफायर बात करते हैं। एन आइडेंटिफायर में कंटेन अ लेटर small a z, capital A to Z in basic character set, Unicode alphabet characters, other languages, underscore symbol, numbers from 0 to 9, Unicode numbers in other languages, all of the above। तो आइडेंटिफायर में हम स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर्स या जो भी आपके कैरेक्टर सेट यानी कि जो भी सिंबल्स वगैरह है कीबोर्ड के, वो सारी यूज़ कर सकते हैं। साथ में अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं और अल्फ़ाबेट और डिजिट्स हम 0 to 9 यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मेरा ऑप्शन होता है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। What is the number of character used to distinguish identified or name of function as global variable? अगर कोई भी मैं वेरिएबल का नाम देता हूँ तो उसमें मैं कितने कैरेक्टर इंक्लूड कर सकता हूँ। तो नॉर्मली जो आपका टर्बो सी का जो स्टैंडर्ड कंपाइलर है वो आपका 31 कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। यानी कि कंटिन्यू में मैं 31 कैरेक्टर यूज़ कर सकता हूँ। 31 से 32 या और कुछ अगर आपने ज़्यादा कैरेक्टर यूज़ किए तो आइडेंटिफाई उसको आइडेंटिफाई करेगा नहीं, आपको एरर आ सकता है। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, पहले 31 कैरेक्टर ही आप सपोर्ट कर सकते हो, नॉर्मल जो आपका टर्बो सी का जो वर्जन होता है। एन आइडेंटिफायर कैन स्टार्ट्स विथ, आइडेंटिफायर अगर मुझे देना है तो वो किससे स्टार्ट कर सकते हो आप, उसके कैरेक्टर यानी कि पहला कैरेक्टर आपका क्या हो सकता है। तो वो आपका अल्फ़ाबेट हो सकता है, अंडरस्कोर साइन हो सकता है, या फिर कोई भी कैरेक्टर जो आप कीबोर्ड पे आपको दिखता है। एनी कैरेक्टर, ये जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। एनी कैरेक्टर यानी कि वो बात करें कीबोर्ड पे मुझे कुछ सिंबल भी दिखते हैं, जैसे ऐट का सिंबल, हैश का सिंबल, %, वगैरह। ये सिंबल आप स्टार्टिंग के कैरेक्टर में इंक्लूड नहीं कर सकते वेरिएबल का, या यानी कि जो भी आइडेंटिफायर का नाम होता है वो कभी भी आपका अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि मैं कहूँगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। C program are used in any electronic device which works on same logic and operating system, वॉशिंग मशीन में यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन या सब में यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने बात किया सी ये वर्सेटाइल लैंग्वेज है, वो अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को सपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्रामिंग में अच्छी तरह से लिख सकता हो। यानी कि सी प्रोग्रामिंग यूज़ करके आप कोई भी प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यानी कि आपका आंसर आता है डी, ऑल ऑफ अबव। सारे काम हम सी लैंग्वेज से कर सकते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज में कौन से टाइप के कांस्टेंट्स होते हैं? प्राइमरी कांस्टेंट, सेकेंडरी कांस्टेंट, बेसिक कांस्टेंट एंड एडवांस कांस्टेंट, प्राइमरी कांस्टेंट एंड सेकेंडरी कांस्टेंट। नॉर्मली सी लैंग्वेज में आपके प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट दोनों टाइप के कांस्टेंट होते हैं। एडवांस कांस्टेंट ऐसे कंसेप्ट नहीं। यानी कि मेरा आंसर आता है ऑप्शन डी, प्राइमरी कांस्टेंट यानी कि जो आपके बेसिक डेटा टाइप है, आईएनटी, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, इसको हम प्राइमरी कांस्टेंट बात करते हैं। और यही कांस्टेंट का जो ग्रुप करके होता है एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, एन्यूमरेशन,
ये सारे कंसेप्ट जो होते हैं उसको हम सेकेंडरी कांस्टेंट बात करते हैं। चूज करेक्ट स्टेटमेंट। अ कांस्टेंट वैल्यू डज नॉट चेंज। कांस्टेंट का वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। अ वेरिएबल वैल्यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू नीड। वेरिएबल का नाम वैल्यू आप जब मर्जी चाहे तब आप चेंज कर सकते हैं। अ कांस्टेंट कैन चेंज इट्स वैल्यू। कांस्टेंट का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अ वेरिएबल कैन हैव वन कांस्टेंट वैल्यू ओनली। वेरिएबल का वैल्यू एक ही फिक्स होता है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ वैल्यू फॉर कांस्टेंट और वेरिएबल। नंबर ऑफ वैल्यू पे हम कांस्टेंट या वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल कैन नॉट बी यूज इन सिंगल मेन फंक्शन। कांस्टेंट और वेरिएबल हम एक ही फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सी डी ये तीनों गलत है, क्योंकि सिर्फ हम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते और वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और कांस्टेंट वेरिएबल हम एक ही फंक्शन में हम अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फाइंड एन इंटीजर कांस्टेंट। ए 3.145, बी ऑप्शन है 34, सी ऑप्शन है 125 इन डबल कोट्स और डी है नन ऑफ द अबव। इंटीजर कांस्टेंट आपको पता है, इंटीजर कांस्टेंट में हम सिर्फ डिजिट ही स्टोर कर सकते हैं और इंटीजर में आप डेसिमल पॉइंट ये आप यूज़ नहीं कर सकते हो। यानी कि ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। डिजिट ही स्टोर कर सकते हैं। जब मैं डबल कोट्स देता हूँ तो वो स्ट्रिंग यानी कि अल्फ़ाबेट का कंसेप्ट हो जाता है। सी लैंग्वेज उसको अल्फ़ाबेट के हिसाब से कंसिडर करता है, तो सी ऑप्शन कैंसिल है। लेकिन बी ऑप्शन में सिर्फ आपको डिजिट्स दिख रहे हैं और डेसिमल पॉइंट दिख नहीं रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फाइंड अ फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। 2.3 E5, 12 E34, 125.34857, ऑल ऑफ द अबव। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट जो होते हैं उसमें हम डेसिमल पॉइंट डाल सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आ सकता है, विदाउट डेसिमल पॉइंट के नंबर डाल सकते हैं, या फिर हम एक्सपोनेंशियल यानी कि ई ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन ए बी सी तीनों आंसर आपके परफेक्ट है, तो मेरा आंसर आता है डी, ऑल ऑफ द अबव। फाइंड कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट किसको हम बात कर सकते हैं? सिंगल कोट्स में कैपिटल ए, सिंगल कोट्स में स्मॉल ए, या फिर बी ऑप्शन सिंगल कोट्स में 1, सिंगल कोट्स में 9, या सी ऑप्शन सिंगल कोट्स में डॉलर साइन, सिंगल कोट्स में हैश साइन, या डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो कैरेक्टर कांस्टेंट को हमें सिर्फ सिंगल कोट्स देना होता है और उसमें आप अल्फ़ाबेट डाल सकते हो, कैपिटल स्मॉल लेटर, डिजिट स्टोर कर सकते हैं, या फिर कोई स्पेशल सिंबल। सिर्फ उसको सिंगल कोट्स में सिंगल कैरेक्टर आप डाल सकते हो। तो ऑल ऑफ द अबव ये मेरा परफेक्ट आंसर है। A variable of a particular type can hold only a constant of the same type. Choose correct answer. True है, false है, it depends on place the variable is declared, या फिर none of the above। यानी कि पर्टिकुलर टाइप का अगर मैंने वेरिएबल क्रिएट किया तो उसमें कुछ मैं लिमिटेड ही कांस्टेंट स्टोर कर सकता हूँ। हाँ भाई, इसका मतलब है अगर मैंने इंटीजर कांस्टेंट क्रिएट किया तो उसमें इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया तो उसमें सिर्फ मैं इंटीजर कांस्टेंट डाल सकता हूँ। इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है उसमें मैं पॉइंट का वैल्यू वगैरह डाल नहीं सकता हूँ, वो एक्सेप्ट करेगा नहीं। यानी कि ये जो आंसर यानी कि ये जो स्टेटमेंट क्रिएट किया है वो आपका परफेक्ट स्टेटमेंट है कि आपका जो पर्टिकुलर टाइप का जो वेरिएबल होता है उसमें हम कुछ लिमिटेड ही कांस्टेंट डाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने बात किया है इंटीजर को वेरिएबल में हम सिर्फ इंटीजर कांस्टेंट डाल सकते हैं, फ्लोट के अंदर रियल नंबर डाल सकते हैं, या कैरेक्टर के अंदर हम कैरेक्टर कांस्टेंट डाल सकते हैं। चूज राइट स्टेटमेंट। int my age equal to 10 semicolon, int my underscore age equal to 10 semicolon। ऑप्शन बी है int
my age equal to 10 semicolon. B int my comma age equal to 10 semicolon. ऑप्शन सी है int my age equal to 10 semicolon int my space age equal to 10 semicolon, या फिर ऑप्शन डी है ऑल आर राइट। वैसे देखा जाए तो ऑप्शन ए ये परफेक्ट है, क्योंकि अगर आप सिंगल कैरेक्टर को देख सकते हो तो यहाँ पर जो है आपके जो भी लिटरल होते हैं उसमें आपको रूल पता है कि आप लिटरल में अल्फ़ाबेट, डिजिट या स्पेशल सिंबल सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो बराबर है। सेकंड स्टेटमेंट में मैंने अंडरस्कोर यूज़ किया तो ये भी स्टेटमेंट परफेक्ट है। ऑप्शन बी में हम स्पेशल कैरेक्टर कॉमा डाल नहीं सकते हैं और ऑप्शन सी में हम स्पेस भी यूज़ नहीं कर सकते। तो बी सी ये आपके गलत आंसर है, यानी कि आपका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नंबर ऑफ कीवर्ड्स प्रेजेंट इन सी लैंग्वेज आर। सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स अवेलेबल हैं? तो नॉर्मली टर्बो सी का जो कंपाइलर है उसमें आपके 32 कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं। इस स्टेटमेंट्स इन सी प्रोग्राम शुड एंड विथ। अगर मैं सी लैंग्वेज में कोई भी स्टेटमेंट लिखता हूँ, कोई भी प्रोग्राम लिखता हूँ, तो जो स्टेटमेंट है वो मुझे स्टॉप करना है, उसका काम मुझे एंड करना है। तो किस वे से हम उसको स्टॉप कर सकते हैं? सेमी कोलन या फिर कोलन या फिर पीरियड यानी कि डॉट सिंबल या फिर कोई भी नहीं। तो नॉर्मली सी लैंग्वेज में जो भी स्टेटमेंट है उसको अगर मुझे स्टॉप करना है, उसको मुझे एंड करना है, तो हम सेमी कोलन का यूज कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट। A C compiler convert your C program into machine readable language. C editor allows you to type C program. It is just like a notepad with extra option. Console show the output of C program if it is a text output. All of the above. तो सी लैंग्वेज जो है वो आपका सी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सी लैंग्वेज एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम नोटपैड जैसे हम टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं। साथ में सी लैंग्वेज में हमारे पास एक कंसोल होता है जिसमें हम जो टेक्स्ट आउटपुट होता है या फिर बेसिक के जो ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग है उसको भी हम आउटपुट देख सकते हैं। यानी कि सारे ऑप्शन मुझे यहाँ पर परफेक्ट दिख रहे हैं, तो मेरा आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आइडेंटिफाई रॉन्ग सी कीवर्ड बिलो। ऑटो डबल आईएनटी स्ट्रक, ऑटो डबल आईएनटी स्ट्रक चारों के चारों आपके परफेक्ट सी के कीवर्ड्स होते हैं। ब्रेक, एल्स, लॉन्ग स्विच ये भी आपके परफेक्ट कीवर्ड्स है चारों। केस, इनम, रजिस्टर, टाइप डेफ ये भी आपके परफेक्ट कैरेक्टर्स है। कैर, एक्सटर्न, इंटर्न, रिटर्न। वैसे देखा जाए तो कैर, एक्सटर्न और रिटर्न ये तीन कीवर्ड आपके पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन इंटर्न ये जो कीवर्ड है ऐसे सी लैंग्वेज में कोई भी नाम से कीवर्ड नहीं है। तो इंटर्न ये गलत कीवर्ड है, यानी कि ऑप्शन डी ये आपका राइट ऑप्शन है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग सी कीवर्ड बिलो। यूनियन, कॉन्स्ट, वेर, फ्लोट। यहाँ पर आपको वेर नाम से कोई भी कीवर्ड सी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका एक गलत कीवर्ड आता है। बाकी फ्लोट होता है, कॉन्स्ट होता है, यूनियन होता है। ऑप्शन बी में शॉर्ट, अनसाइन, कंटिन्यू, फॉर ये भी अवेलेबल है कीवर्ड्स। ऑप्शन सी में साइन, वॉइड, डिफॉल्ट, गो टू ये भी आपके वैलिड कीवर्ड है। ऑप्शन डी में साइज ऑफ, वोलाटाइल, डू, इफ ये भी आपके वैलिड कीवर्ड है, यानी कि वेर यही आपका अनवैलिड आपका कीवर्ड है। आइडेंटिफाई रॉन्ग सी कीवर्ड बिलो। स्टैटिक, वाइल, ब्रेक, गो टू चारों अवेलेबल है। स्ट्रक, कंस्ट्रक्ट, साइन, अनसाइन
कंस्ट्रक्ट नाम से कोई भी आपके पास कीवर्ड अवेलेबल नहीं, सिर्फ आपके पास स्ट्रक्ट, साइन, अनसाइन यही कीवर्ड अवेलेबल है। शॉर्ट, लॉन्ग, इफ, एल्स चारों कीवर्ड अवेलेबल है। रिटर्न, इनिम, स्ट्रक्ट, डू चारों कीवर्ड अवेलेबल है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्ट, ये ऑप्शन बी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट ये कीवर्ड आपका गलत कीवर्ड आता है। फाइंड करेक्ट सी कीवर्ड बिलो। ब्रेकर, गो टू, शॉर्टर, डिफॉल्ट। गो टू ये भी आपका एक कीवर्ड होता है, लेकिन गो टू ये आपका कंटिन्यू कीवर्ड होना चाहिए। यहाँ पर गो और टू में स्पेस दिया है, तो ये आपका गलत कीवर्ड हो गया। वैसे ब्रेकर और शॉर्टर ऐसे नहीं है, ब्रेक या फिर शॉर्ट कीवर्ड होता है। और डिफ़ॉल्ट ये आपका परफेक्ट कीवर्ड है। जब हम स्विच केस यूज़ करते हैं तब हम डिफ़ॉल्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। फाइंड अ करेक्ट सी कीवर्ड बिलो। वर्क, केस, कांस्टेंट, परमानेंट। तो केस ऑप्शन बी ये आपका परफेक्ट कीवर्ड है, इसको हम स्विच केस में यूज करते हैं। फाइंड अ करेक्ट सी कीवर्ड। फ्लोट, आईएनटी, लॉन्ग, डबल। अगर आप ऑप्शन ए बी सी देखोगे तो सारे कीवर्ड आपके कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। सी लैंग्वेज में कोई भी कीवर्ड आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन डी डबल ये कीवर्ड परफेक्ट है, और वो स्मॉल लेटर में भी है। तो ऑप्शन डी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। टाइप्स ऑफ इंटीजर आर शॉर्ट, आईएनटी, लॉन्ग या ऑल ऑफ द अबव। इंटीजर को हम शॉर्ट आईएनटी भी कर सकते हैं, इंटीजर को मैं लॉन्ग आईएनटी भी कर सकता हूँ, इंटीजर को मैं आईएनटी भी लिख सकता हूँ। तो इंटीजर ये आपका शॉर्ट भी हो सकता है, आईएनटी भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। यानी कि तीनों ऑप्शन परफेक्ट है। तो मेरा आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। टाइप ऑफ रियल नंबर्स इन सी आर फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, ऑल ऑफ द अबव। फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल ये तीनों आपके रियल नंबर को सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन डी ये आपका परफेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। साइन एंड अनसाइन रिप्रेजेंटेशन इज अवेलेबल फॉर शॉर्ट, आईएनटी, लॉन्ग, कैर। फ्लोट, डबल, लॉन्ग, डबल। ऑप्शन ए और बी में जितने भी डेटा टाइप है सबके साथ हम साइन और अनसाइन ये रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं। साइन का मतलब होता है कि मैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइन यूज कर सकता हूँ, और अनसाइन यानी कि सिर्फ मुझे पॉजिटिव यूज करना है। तो शॉर्ट, लॉन्ग, आईएनटी, कैर ये चारों जो डेटा टाइप है उसको हम पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू डाल सकते हैं। साथ में फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल इसमें भी हम पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू डाल सकते हैं। तो सिर्फ ऑप्शन ए और बी में हम ये आपके परफेक्ट आंसर है जो आपको साइन और अनसाइन को सपोर्ट करता है। तो इसलिए मैं कहूँगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, जो बताता है ऑप्शन ए बी दोनों बराबर है। साइज ऑफ टर्बो सी सी प्लस प्लस कंपाइलर इज। नॉर्मली आपका जो टर्बो सी का सी सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर होता है वो आपका 16 बिट कंपाइलर होता है। तो ऑप्शन ए इज परफेक्ट आंसर। साइज ऑफ जीसीसी और विजुअल स्टूडियो सी कंपाइलर इज। अगर मैं जीसीसी या विजुअल सी का जो कंपाइलर होता है उसको मैं देखूंगा तो वो आपका 32 बिट का कंपाइलर होता है। वो थोड़ा एडवांस वर्जन है, तो इसलिए वो 32 बिट का कंपाइलर होता है। साइज ऑफ शॉर्ट, आईएनटी, लॉन्ग इन टर्बो सी सी प्लस प्लस कंपाइलर इन बाइट्स आर। मैंने अभी बात किया कि सी सी प्लस प्लस का जो टर्बो सी सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है वो आपका 16 बिट का कंपाइलर है। इसलिए शॉर्ट, आईएनटी, लॉन्ग ये जो है ये आपका शॉर्ट के लिए 2 बाइट्स, आईएनटी के लिए 2 बाइट्स और लॉन्ग के लिए 4 बाइट्स, इस वजह से वो फॉर्मेट दिखाता है। तो ऑप्शन ए इज परफेक्ट आंसर। साइज ऑफ शॉर्ट, आईएनटी, लॉन्ग इन विजुअल स्टूडियो और जीसीसी कंपाइलर इन बाइट्स आर। अभी मैंने आपको बताया
कि जीसीसी और विजुअल स्टूडियो ये जो है ये आपका 32 बीट पे काम करते हैं, इसलिए शॉर्ट ये जो कंपाइलर है इसमें अगर मैं शॉर्ट का साइज देखता हूँ तो वो 2 बाइट दिखेगा, INT का 4 बाइट्स और आपको लॉन्ग का भी 4 बाइट दिखाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये 32 बीट का ऑप्शन है। तो आपको डिफरेंस दिखा, टर्बो सी 16 बीट में आपको जो INT है उसका 2 बाइट्स दिखाता है, वही आपका GCC कंपाइलर आपका 4 बाइट दिखाता है। रेंज ऑफ साइन कैर एंड अनसाइन कैर आर, जो कैरेक्टर डेटा टाइप है वो आपका 1 बाइट का डेटा टाइप है, और वो अगर मैं देखता हूँ तो उसके साइन और अनसाइन, साइन में हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू डाल सकते हैं, अनसाइन में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आता है। तो उसका जो रेंज होता है वो -128 से +127 तक, और अनसाइन का रेंज होता है 0 to 255। ये आपका साइन और अनसाइन का रेंज है। यहाँ पर साइन का ज़्यादा दिया है, अनसाइन का कम दिया है, तो ये गलत है। यहाँ पर 128 से -1 तक पॉजिटिव वैल्यू भी हम डाल सकते हैं, तो ये भी गलत है, और डी ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन ए इज परफेक्ट आंसर। रेंज ऑफ साइन INT एंड अनसाइन INT आर, इंटीजर में भी हम पॉजिटिव या निगेटिव दोनों वैल्यू डाल सकते हैं, साइन यानी कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू डालो, अनसाइन यानी कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू का साइज डबल हो जाता है। तो जो साइन होता है उसमें हम पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू डाल सकते हैं, तो -32,768 से +32,767 तक ये आपका साइन का पॉजिटिव निगेटिव का रेंज होता है। और अनसाइन बात किया तो दोनों को ऐड करो तो आपको 65,535 ये वैल्यू आपको मिलता है। तो आपका ऑप्शन होता है ऑप्शन बी, ये आपका परफेक्ट रेंज दिया है साइन के लिए और अनसाइन के लिए। साइज ऑफ फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल इन बाइट्स आर, जो फ्लोट होता है उसका जो रेंज होता है वो 4 बाइट्स लेता है, जो डबल होता है उसका साइज 8 बाइट होता है, और जो लॉन्ग डबल है उसका साइज है 10 बाइट्स। तो ऑप्शन बी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। रेंज ऑफ साइन लॉन्ग एंड अनसाइन लॉन्ग वेरिएबल्स आर, जो साइन लॉन्ग और अनसाइन लॉन्ग है उनका फिर से कॉन्सेप्ट वही है कि आपका जो रेंज होता है साइन के लिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू आएगा, और अनसाइन के लिए सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। तो ऑप्शन डी में तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव और यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव, तो ऑप्शन डी कैंसिल हो गया। और आपका जो रेंज है वो आपका जो रेंज है वो नॉर्मली जो निगेटिव वैल्यू होता है उसमें एक वैल्यू ज़्यादा होता है, और जो पॉजिटिव है उसमें एक वैल्यू कम होता है। तो ऑप्शन सी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। ये आपका लॉन्ग जो लॉन्ग होता है उसका वो रेंज है। रेंज ऑफ फ्लोट वेरिएबल इज, जो फ्लोट वेरिएबल है उसमें अगर मैं देखता हूँ तो वहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू में डाल सकता हूँ। तो 3.4 के ऊपर 38 जीरो, इसका मतलब होता है E38 का मतलब होता है 3.4 को इंटू 10⁻38, इस वजह से वो रेंज होता है निगेटिव से पॉजिटिव तक। तो ऑप्शन डी इज परफेक्ट आंसर, 34 32 38 नहीं है, तो ये आपका 3.4 इंटू 10⁻38 ये मेरा रेंज परफेक्ट है। तो ऑप्शन डी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। लेफ्टमोस्ट बिट 0 इन साइन रिप्रेजेंट इंडिकेट्स, जो आपका साइन नंबर होता है, जिस साइन नंबर यानी कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू में डाल सकता हूँ। तो ये जो लेफ्टमोस्ट जो बीट होता है उसमें अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो वो पॉजिटिव नंबर कंसिडर करता है, वही अगर आपने अगर वहाँ पर 1 नंबर इंसर्ट किया तो उसको मैं निगेटिव नंबर कंसिडर करता हूँ। तो जो लेफ्टमोस्ट बीट होता है उसमें अगर 0 है तो वो पॉजिटिव नंबर को इंडिकेट करता है। What is the output of program? Hash includes stadio.h, int main, printf, hello boss और curly bracket close। अगर इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपका आउटपुट क्या आएगा? हेलो बॉस, हेलो
बॉस स्मॉल लेटर में नो आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा या फिर कंपाइलेशन एरर आएगा। तो यहाँ पर अगर आप कंसंट्रेट करोगे तो नॉर्मली जब भी हम मेन को स्टार्ट करते तो वॉइड मेन लिखते हैं। यहाँ पर मैंने INT लिखा है। अगर INT लिखा है तो एंडिंग में मुझे रिटर्न 0 सेमीकोलन ये स्टेटमेंट इंक्लूड करना होता है। यहाँ पर INT भी लिखा है और रिटर्न 0 लिखा नहीं तो आपको कंपाइलर एरर आएगा। चूज करेक्ट स्टेटमेंट। INT A equal to 12 plus 3 into 5 divided by 4 minus 10। यहाँ पर जो है यहाँ पर 12, 3, 5, 4, 10 ये जो है ये आपके ऑपरेटर है और प्लस माइनस इंटू डिवाइड और ऑपरेंड इक्वल टू इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो तीनों कॉन्सेप्ट गलत है। ये जो नंबर्स होते हैं इसको ऑपरेंड बोला जाता है और जो प्लस इंटू वगैरह है इसको ऑपरेटर बोला जाता है। ऑप्शन बी देखते हैं 12, 3, 5, 4, 10 आर ऑपरेंड परफेक्ट है। प्लस माइनस इंटू डिवाइड आर ऑपरेटर परफेक्ट है। इक्वल टू इज डिक्रीमेंट नहीं भाई, इक्वल टू ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। 12, 3, 5, 4, 10 आर ऑपरेंड प्लस माइनस इंटू डिवाइड आर ऑपरेटर्स इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। हाँ भाई तीनों स्टेटमेंट बराबर है। डी में देखते हैं 12, 3, 5, 4, 10 आर ऑपरेंड परफेक्ट प्लस माइनस इंटू डिवाइड आर लॉजिकल ऑपरेटर नहीं भाई ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो मेरा आंसर परफेक्ट होता है सी ऑप्शन। ऑपरेटर परसेंट इज सी लैंग्वेज इज कॉल्ड परसेंटेज ऑपरेटर, क्वोशंट ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर या डिवीजन ऑपरेटर। तो ये जो परसेंटेज का साइन है इसको सी लैंग्वेज में मॉड्यूलस ऑपरेटर बात किया जाता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर से हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पर 11 मॉड बाय 4, तो अगर 11 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 2 ज़ा 8 और रिमाइंडर बचता है 3। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर मुझे रिमाइंडर यानी कि 3 फाइंड आउट करके देगा। आउटपुट ऑफ एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन विथ इंटीजर एंड रियल नंबर इज बाय डिफॉल्ट। अगर मैं इंटीजर और रियल नंबर दोनों का पे कुछ में अरिथमेटिक ऑपरेशन करता हूँ तो आंसर जो है वो मुझे रियल नंबर में आंसर मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैं देखता हूँ 5 प्लस 10.56 ये आपका रियल नंबर है, ये आपका इंटीजर नंबर है। दोनों का एडिशन किया तो मुझे आंसर रियल नंबर में मिलता है। चूज राइट स्टेटमेंट। INT A इक्वल टू 10 प्लस 4.867। अगर ये मैंने स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पर A को मैंने INT बात किया है, यानी कि अभी मैंने आपको बताया इंटीजर और रियल नंबर का अगर मैंने एडिशन किया तो आपको आंसर रियल में देता है, लेकिन जो आंसर है वो मैं इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। तो आपको जो आंसर है वो आपको इंटीजर में राउंड अप होकर आएगा, यानी कि एक्चुअल मेरा आंसर होगा 14.867, लेकिन उसको राउंड अप करेगा यानी कि मुझे सिर्फ आंसर आएगा 14। तो ऑप्शन सी इज परफेक्ट आंसर। चूज राइट स्टेटमेंट। INT A इक्वल टू 3.5 प्लस 4.5 दोनों का एडिशन होता है 8, लेकिन अभी मैंने बात किया दोनों रियल नंबर है तो दोनों का आंसर आपको रियल में मिलता है बाय डिफॉल्ट। तो 3.5 प्लस 4.5 यानी कि 8.00 होता है, लेकिन उसका आंसर मैं इंटीजर ए वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, यानी कि इंटीजर में जाते वक्त वो राउंड अप हो जाएगा, यानी कि आपको सिर्फ 8 ही दिखेगा, यानी कि ऑप्शन सी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। चूज राइट स्टेटमेंट। प्लॉट वैर इक्वल टू 3.5 प्लस 4.5। 3.5 प्लस 4.5 ये मेरे दोनों रियल नंबर है, उनका अगर मैं एडिशन करता हूँ तो मुझे आंसर आएगा 8.0, ये मुझे आंसर आएगा। तो वेरिएबल ये आपका वैर ये जो है ये आपका प्लॉट वेरिएबल है, तो वैर में आपका 8.0 जाएगा। चूज राइट स्टेटमेंट। INT मेन प्लॉट C इक्वल टू 3.5 प्लस 4.5 प्रिंटफ
%f c का वैल्यू मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, रिटर्न 0। प्रोग्राम तो मेरा परफेक्ट है। 3.5 प्लस 4.5 दोनों रियल नंबर का एडिशन 8 होता है, वो मैं सी वेरिएबल में डालता हूँ। सी वेरिएबल भी फ्लोट वेरिएबल है, यानी कि सी में जाएगा 8.0 ये वैल्यू जाएगा, और सी को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, लेकिन सी को मैं %f से डिस्प्ले करता हूँ। जब भी आपका फ्लोट वैल्यू डिस्प्ले होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका डेसिमल पॉइंट होता है उसके बाद 6 डिजिट आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखाता है। तो ऑप्शन बी ये आपका परफेक्ट आंसर रहेगा। 8.000000 ये आपको आंसर शो करेगा। फ्लोट सी 3.5 प्लस 4.5, 3.5 4.5 दोनों रियल नंबर, उनका एडिशन अगर मैंने किया तो आपको मिलेगा 8.0। वो आपका सी यानी कि फ्लोट वेरिएबल के अंदर जाएगा, तो सी के अंदर आपका 8.0 जाएगा। लेकिन जब मैं सी को डिस्प्ले करता हूँ तो सी को मैंने इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूँ और बाद में उसको मैं दिखा रहा हूँ। तो 8.0 को अगर मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया तो वो 8 हो जाएगा। नॉर्मल आईएनटी सिर्फ आपका पॉइंट के वैल्यू निकाल देगा, तो आपको सिर्फ 8 वैल्यू शो होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज परफेक्ट आंसर। आईएनटी ए इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 2, आईएनटी बी इक्वल टू 5.0 डिवाइड बाय 2, आईएनटी सी इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 2.0, आईएनटी डी इक्वल टू 5.0 डिवाइड बाय 2.0। ये अगर मैंने स्टेटमेंट लिखा तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट परफेक्ट है? तो देखते हैं। ए का वैल्यू 2, हाँ भाई दोनों इंटीजर है तो आपको ए का वैल्यू 2 ही दिखाएगा। चारों ऑप्शन में सेम, ए का वैल्यू 2 दिखाएगा। बी में एक आपका रियल और एक इंटीजर। डिवीजन में जब भी दोनों डिवीजन में अगर वैल्यू इंटीजर है तो आपको आंसर इंटीजर में रिटर्न करता है, और डिवीजन के वक्त अगर एक भी वैल्यू अगर आपका रियल वैल्यू है तो आपका आंसर पॉइंट में दिखाएगा। तो 5.0 डिवाइड बाय 2, तो ये आपको आंसर 2.5 दिखाएगा। तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी में तो ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 2 में भी 5.0 डिवाइड बाय 2, तो ये आपका आंसर 2.5 दिखाना चाहिए, लेकिन उसको मैं इंटीजर में डाल रहा हूँ, तो आपको आंसर 5 डिवाइड बाय 2, यानी कि आपको आंसर 2 दिखा रहा है, क्योंकि दोनों इंटीजर वैल्यू है। तो 5 डिवाइड बाय 2 2.5 होता है, लेकिन दोनों इंटीजर वैल्यू है इसलिए आपको आंसर सिर्फ 2 ही दिखाएगा। 5.0 डिवाइड बाय 2.0, एक्चुअली ये जो आंसर है ये आपका एक 5.0 ये रियल नंबर है, तो इसका आंसर 2.5 आना चाहिए, लेकिन उसका आंसर मैं इंटीजर वेरिएबल में डाल रहा हूँ, तो आपको आंसर सिर्फ 2 ही दिखाएगा। 5 डिवाइड बाय 2.0 एक रियल नंबर है तो इसका आंसर भी 2.5 आएगा, लेकिन उसका आंसर फिर से मैं इंटीजर वेरिएबल में डाल रहा हूँ, यानी कि फिर से मुझे आंसर 2 ही दिखाएगा। 5.0 2.0 दोनों रियल नंबर, आंसर आएगा 2.5, लेकिन फिर से उसका आंसर मैं इंटीजर में डाल रहा हूँ, तो फिर से आंसर मुझे 2 ही दिखाएगा। तो ऑप्शन ए ये मेरा परफेक्ट आंसर है, क्योंकि बाद में सब में कहीं पर तो आपको पॉइंट का वैल्यू दिख रहा है, और मैं इंटीजर में ही है, ए बी सी डी ये आपके इंटीजर है, तो सारा आंसर मुझे इंटीजर फॉर्मेट में ही शो होगा। यहाँ पर अच्छी तरह से देखो, ए बी सी डी ये चारों फ्लोट वेरिएबल है। अभी मैंने आपको रूल बताया कि अगर दोनों में से डिवीजन के वक्त एक भी वैल्यू अगर आपका रियल वैल्यू है तो आपको आंसर रियल में दिखाएगा। तो 5 डिवाइड बाई 2 दोनों इंटीजर है, तो आपको आंसर 2 ही दिखाएगा, पॉइंट में आएगा नहीं। तो आपका आंसर 2 यानी कि ऑप्शन बी मुझे लग रहा है, लेकिन वो मेरा फ्लोट वेरिएबल है, वो 2.0 कर लेगा, यानी कि ऑप्शन सी नहीं तो डी आएगा। तो देखते हैं, 5 डिवाइड बाई 2.0, तो एक आपका रियल नंबर दिखा तो मुझे आंसर रियल में दिखाएगा, यानी कि 2.5, और वो मैं फ्लोट में डाल रहा हूँ, यानी कि आंसर मुझे 2.5 दिखना चाहिए। तो ऑप्शन सी ये मेरा परफेक्ट आंसर है, क्योंकि पहले दो वैल्यू से अगर कंपेयर किया तो ऑप्शन सी ही परफेक्ट दिख रहा है। स्टार्टिंग का ए का वैल्यू 2.0 आएगा और बी का वैल्यू 2.5 आएगा, नॉट 2.0। तो ऑप्शन सी इज परफेक्ट आंसर।
इन डिवीजन टू गेट एक्चुअल रियल वैल्यू यू शुड स्पेसिफाई एटलीस्ट वन रियल नंबर, यानी कि डिवीजन में आपका दो वैल्यू होते हैं, उसमें कम से कम एक वैल्यू तो आपका रियल होना चाहिए। If both numerator and denominator of division operator in C language are integer, then we get, अभी मैंने आपको बताया अगर डिवीजन में अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अगर आपके इंटीजर है तो आपको आंसर इंटीजर में ही आएगा। एक्सपेक्टेड अल्जेब्रिक रियल वैल्यू नहीं भाई, अनएक्सपेक्टेड इंटीजर वैल्यू। कंपाइल एरर नन ऑफ अबव, तो ऑप्शन बी इज परफेक्ट है कि आपको इंटीजर वैल्यू ही आपको मिलने वाला है। जैसे 5 डिवाइड बाई 2 दोनों इंटीजर है तो आपका आंसर 2.5 नहीं, आपको सिर्फ 2 ही दिखाएगा। चूज राइट स्टेटमेंट, INT A इक्वल टू 3.5, तो अगर इस वजह से लिखा तो 3.5 ये तो आपका रियल नंबर है, लेकिन उसको अगर मैंने A के अंदर डालता हूँ तो A आपका इंटीजर नंबर है, तो A के अंदर आपका सिर्फ 3 जाएगा, 3.0 नहीं जाएगा, 3.5 नहीं जाएगा, तो ऑप्शन बी इज परफेक्ट आंसर। चूज राइट स्टेटमेंट, INT main INT var equal to 3.5 printf %f var सेमीकोलन रिटर्न 0। यहाँ पर मैंने INT मेन लिखा है, यानी कि मुझे रिटर्न 0 तो लिखना ही पड़ेगा। 3.5 उसको मैं इंटीजर वैर में डाल रहा हूँ, यानी कि वैर में आपका सिर्फ 3 आएगा, और 3 को मैं फ्लोट के फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ, इंटीजर को मैं फ्लोट के फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ, तो मुझे आंसर 000 ही शो कर रहा है। What is the output of following program? INT main INT A equal to 25 mod by 10 printf %d, A का वैल्यू शो करो, रिटर्न 0। INT main लिखा है, लास्ट में मैंने रिटर्न 0 लिखा है, नो प्रॉब्लम। INT A इक्वल टू 25 मॉड बाई 10, मैंने अभी बात किया मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, 25 को 10 से डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर बचता है, तो 10 टू ज़ा 20 और रिमाइंडर बचेगा 5, तो A के अंदर 5 वैल्यू जाएगा, और A को अगर मैंने शो किया तो आपको 5 आउटपुट आएगा, यानी कि ऑप्शन सी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। 25 को अगर 10 से मॉड डिवाइड करने के बाद आपको क्या रिमाइंडर बचता है वो आपको शो हुआ। कैन यू यूज सी मॉड्यूलो ऑपरेटर डिवीजन ऑपरेटर मॉड्यूलस विथ फ्लोट एंड INT? ओनली INT वेरिएबल ओके, ओनली फ्लोट वेरिएबल ओके, INT फ्लोट कॉम्बिनेशन ओके, न्यूमरेटर INT वेरिएबल, डिनोमिनेटर एनी वेरिएबल ओके। नहीं भाई, जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो आप सिर्फ इंटीजर कांस्टेंट के साथ ही यूज कर सकते हैं, आप फ्लोट या रियल वेरिएबल के साथ आप यूज नहीं कर सकते हो, तो ऑप्शन ए यही मेरा परफेक्ट आंसर है, आप INT वेरिएबल के साथ ही यूज कर सकते हैं। What is the output of C program with modulo division operator with or negative number? -25 mod by -10। मॉड्यूलस ऑपरेटर आप पॉजिटिव या निगेटिव दोनों नंबर के साथ आप परफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ आपका आंसर जो है रेगुलर वे से ही काम करेगा, सिर्फ आपका आंसर पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव में शो करेगा। तो 25 मॉड बाई 10 तो आपका आंसर 5 आता है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव निगेटिव साइन है तो आपका आंसर -5 दिखाएगा, यह आपका रिमाइंडर बचेगा। -25 मॉड बाय +10, 25 को अगर 10 से मॉड करने के बाद आपको रिमाइंडर बचता है -5, तो आपको फिर से -5, सेकंड का बी में भी -5 जाएगा। 25 मॉड बाय -10, तो -10 से मॉड करने के बाद आपको आंसर फिर से -5 +5 शो करेगा, क्योंकि 25 मॉड बाय -10 यहाँ पर अगर मैंने परफॉर्म किया तो 25 को 10 से मॉड करने के बाद आंसर क्या बचता है, +5। अगर न्यूमरेटिव निगेटिव है तो ये आंसर आपको निगेटिव दिखाएगा।
तो ऑप्शन सी ये मेरा परफेक्ट है। ए का वैल्यू -5, बी का वैल्यू -5 और सी का वैल्यू +5 आएगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम? int main float a equal to 45, printf %f a रिटर्न 0। int main लिखा है तो लास्ट में रिटर्न 0 लिखा है, नो प्रॉब्लम। फ्लोट a वेरिएबल में मैंने 45 डाला है और a वैल्यू को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो आपको पता है फ्लोट वैल्यू को अगर मैं डिस्प्ले करता हूँ तो पॉइंट के बाद आपको बाय डिफॉल्ट 6 डेसिमल प्लेस तक आपको वैल्यू शो होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज परफेक्ट आंसर। What is the priority of operator percentage division modulus in C language? नॉर्मली परसेंटेज डिवीजन और मॉड्यूलस ये जो ऑपरेटर है, ये जो सारे ऑपरेटर हैं, इनका जो प्रेसिडेंस लेवल है वो एक ही लेवल के ऑपरेटर है, इसलिए जो तीनों ऑपरेटर है उनका प्रेसिडेंस इक्वल रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी ऑल दीज ऑपरेटर पर मल्टीप्लाई डिवीजन और मॉड्यूलस आर सेम, यानी कि सबका प्रेसिडेंस लेवल सेम है, सिर्फ उसका एसोसिएटिविटी आपको चेक करना होता है, लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। नॉर्मली इनका जो एसोसिएटिविटी है वो आपका लेफ्ट टू राइट होता है। इन सी लैंग्वेज विच ऑपरेटर ग्रुप हैज़ मोर प्रायोरिटी बिटवीन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस एंड प्लस माइनस ग्रुप? नॉर्मली ये जो है यहाँ पर प्लस माइनस इनका प्रेसिडेंस लेवल कम होता है, मॉड्यूलस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक ही ग्रुप का जो प्रायोरिटी है इनका ज़्यादा होता है एज कंपेयर पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऑप्शन सी ये आपका परफेक्ट आंसर है, प्लस माइनस का लेस प्रायोरिटी है। व्हाट इज द प्रायोरिटी अमंग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड इक्वल टू ऑपरेटर इन सी ऑपरेटर? इक्वल टू ऑपरेटर कभी भी आप देखोगे जो भी आपका कैलकुलेशन होगा उसका आंसर इक्वल टू लास्ट में आपके वेरिएबल में सेव करता है, तो यानी कि इक्वल टू ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है वो सबसे लो होता है, वो सबसे लो है। उसके बाद उससे ज़्यादा प्रेसिडेंस आपका प्लस माइनस का होता है और सबसे हाईएस्ट लेवल का प्रेसिडेंस आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस का होता है, यानी कि ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस का हाईएस्ट प्रेसिडेंस, उससे कम आपका पॉजिटिव नेगेटिव का और उससे कम प्रेसिडेंस आपका इक्वल टू का होता है, यानी कि ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी स्टेटमेंट? int main int a equal to 0, a equal to 4 plus 4 divided by 2 into 5 plus 20, एक का वैल्यू शो करो और रिटर्न 0। int main लिखा है तो लास्ट में रिटर्न 0 परफेक्ट। ए में मैंने स्टार्टिंग में 0 रखा है और बाद में मैंने कैलकुलेशन किया है। अभी हमने देखा कि सबसे पहले यहाँ पर आपका प्रेसिडेंस अप्लाई होता है, प्लस और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये आपके ऑपरेटर है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेटर का हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, लेकिन एट ए टाइम आ रहे हैं इसलिए इनका ऑपरेशन आपका लेफ्ट टू राइट होगा, यानी कि पहले वो 4 डिवाइड बाय 2 ये काम करेगा, यानी कि 4 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2 आता है। उसके बाद 2 इंटू 5 यानी कि वो 10 प्रोसेस करेगा, 10 में वो 20 ऐड करेगा यानी कि वो 30 हो जाएगा और 30 में 4 ऐड करेगा यानी कि आपका आंसर 34 आएगा, यानी कि आपका आंसर है 34, ऑप्शन सी। पहले डिवीजन, उसके आंसर को मल्टीप्लाई, उसमें वो एडिशन करते जाएगा। 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2, उसको 5 से मल्टीप्लाई यानी कि आपको 10, उसमें 20 एडिशन, उसमें 4 एडिशन, नहीं तो 4 एडिशन बाद में 20 एडिशन, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम? int में int a इक्वल टू 0, ए का एक्सप्रेशन लिखा है, ए का वैल्यू शो किया है, रिटर्न 0। int मेन लिखा है तो लास्ट में रिटर्न 0, नो प्रॉब्लम। अभी फिर से मैंने बात किया प्लस इंटू डिवाइड प्लस, सबसे पहले वो इंटू और डिवाइड को इम्पोर्टेंस देगा, लेकिन इंटू डिवाइड लेफ्ट टू राइट होता है, यानी कि सबसे पहले वो 5 इंटू 2 यानी कि 10 करेगा,
उसका आंसर को वो 8 से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 10 इंटू 8 80 होगा। बाद में वो डिवीजन का काम, लेफ्ट टू राइट काम कर रहा है, यानी कि 80 डिवाइड बाय 2 यानी कि 40 आएगा। 40 में वो 4 ऐड करेगा यानी कि 44 हो जाएगा, उसमें वो 10 ऐड करेगा यानी कि 54। तो आपका आंसर है 54, ऑप्शन बी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम? int main curly bracket int a इक्वल टू 0, a का एक्सप्रेशन, printf a का वैल्यू शो किया और रिटर्न 0। int main लिखा है, लास्ट में रिटर्न 0, नो प्रॉब्लम। a आपका इंटीजर नंबर है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर मैंने प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस, ये मैंने ऑपरेशन यूज़ किया है। अभी मैंने बात किया प्लस से पहले आपका इनटू और डिवीजन का काम होगा, लेकिन उससे भी पहले आपका ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर 3 इंटू 2 का ये मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 6 आपको आंसर आएगा और फिर अभी वो लेफ्ट टू राइट काम करेगा। 2 इंटू 12 यानी कि 24, 24 डिवाइड बाय 6, 24 डिवाइड बाय 6 यानी कि 4 आपको आंसर आएगा। उसमें 5 ऐड हुआ यानी कि 9, उसमें 10 ऐड हुआ यानी कि 19, यानी कि मुझे आंसर आएगा 19, ऑप्शन बी। What is the output of C program? int main int a equal to 0, expression printf return 0। int main लिखा है, रिटर्न 0, नो प्रॉब्लम। a इंटीजर नंबर है, एक्सप्रेशन में प्लस, इंटू, डिवाइड, इंटू, प्लस, प्लस और इंटू है। अभी इंटू डिवाइड को पहले प्रोसेस करेगा, लेफ्ट टू राइट। 12, 2 इंटू 12 यानी कि 24, 24 डिवाइड बाई 3 यानी कि 8 आएगा। 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 5 यानी कि 21, 21 प्लस 10 यानी कि 31। तो ऑप्शन बी ये मेरा परफेक्ट आंसर है, 31 ये मेरा आंसर आता है। 2 इंटू 12 24 डिवाइड बाई 3 8 इंटू 2 16 प्लस 5 प्लस 10 यानी कि 31। What is output of C program? int main float a equal to 10.0, a equal to a mod by 3, printf a का वैल्यू शो कर रहा हूँ, रिटर्न 0। यहाँ पर int main लिखा है तो रिटर्न 0, लेकिन अभी मैंने बात किया जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो हम सिर्फ इंटीजर नंबर के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मॉड्यूलस ऑपरेटर ए वेरिएबल के साथ, और ए वेरिएबल फ्लोट है, तो फ्लोट वेरिएबल के साथ हम मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मुझे सी का जो है वो मुझे कंपाइलर एरर शो करेगा। int main float a इक्वल टू 10.0 int a मॉड्यूलस बाय 3 %f a रिटर्न 0। int main लिखा है, रिटर्न 0, परफेक्ट। ए में मैंने 10.0 डाला है, लेकिन जब मैं मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने ए को कन्वर्ट किया है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ये मैंने परफॉर्म किया है। तो ये आपका ए आपका फ्लोट का इंटीजर में हो जाएगा। तो ए आपका फ्लोट का इंटीजर यानी कि ए का वैल्यू 10 हुआ, 10 मॉड बाय 3 यानी कि रिमाइंडर आपको 1 मिलता है। 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 1 मिला, तो 1 आपका ए वेरिएबल में आया, लेकिन ए वेरिएबल तो आपका फ्लोट है, तो ए में आपका 1 नहीं जाएगा, 1.0 जाएगा, और ए को 0 करते वक्त आपको 1.000000 ये आपको आंसर शो करेगा, यानी कि सी इज परफेक्ट आंसर। What is the output of C program? int main int a equal to 10, a equal to 14 mod by -5 -2, %d a का वैल्यू शो करो, रिटर्न 0। int main लिखा है, रिटर्न 0, परफेक्ट। a इक्वल टू 0, अभी मैंने लिखा 14 मॉड बाय -5, अभी मॉड्यूलस को वो पहले इम्पोर्टेंस देगा, तो 14 मॉड बाय 5, 14 पॉजिटिव है तो आपको आंसर पॉजिटिव में शो होगा। 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर 4, यानी कि 4 मेरा आंसर है, उसमें से वो 2 को सब्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि 4 - 2 यानी कि आपको आंसर आएगा 2, और वो वैल्यू मैं ए में डाल रहा हूँ, तो ए का वैल्यू मुझे पॉजिटिव 2 दिखाएगा, क्योंकि मॉड्यूलस में न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव है, तो आंसर मुझे 2 दिखा, पॉजिटिव 2, ऑप्शन डी। What is the output of C program?
int a इक्वल टू 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, a का वैल्यू शो करो और बाद में रिटर्न 0। int मेन लिखा है, रिटर्न 0, परफेक्ट। int a इक्वल टू 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। अभी प्लस और डिवीजन में पहले डिवीजन का काम होगा, तो 5 डिवाइड बाई 2 पहले होगा, यानी कि 5 डिवाइड बाई 2, यानी कि आपको आंसर 2.5 मिलना चाहिए। लेकिन आपको रूल पता है, डिवीजन में दोनों इंटीजर है तो आंसर इंटीजर में आएगा। तो 5 डिवाइड बाई 2 2.5 नहीं, आपको सिर्फ 2 ही शो करेगा और 2 में वो 3 ऐड करेगा, यानी कि 5 हो गया और वो a में डाला और a का वैल्यू शो करो, तो मुझे आंसर 5 शो कर रहा है। जैसे 5 डिवाइड बाई 2, यानी कि मुझे आंसर इंटीजर में 2 दिखा रहा है, 2 प्लस 3 यानी कि 5। चूज अ सी कंडीशनल ऑपरेटर फॉर्म फ्रॉम द लिस्ट। कंडीशनल ऑपरेटर में पहले आपका कंडीशन होता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क होता है और फिर आपका ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू, इसमें आपको कोलन देना होता है। तो क्वेश्चन मार्क कोलन, ये आपका परफेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि ये मेरा परफेक्ट स्टेटमेंट आता है। व्हाट इज द अदर नेम फॉर सी लैंग्वेज? क्वेश्चन मार्क कोलन, क्वेश्चन मार्क कोलन ऑपरेटर, इसको दूसरा नाम क्या है? अभी हमने देखा इसको नॉर्मली आप कंडीशनल ऑपरेटर बात कर सकते हैं या फिर उसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 ऑपरेंड आते हैं। एक होता है कंडीशन, दूसरा होता है ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू, ऐसे टोटल 3 ऑप्शन होते हैं, इसलिए इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बात करते हैं। तो डी ये मेरा परफेक्ट आंसर है।